पैसे का मनोविज्ञान। अध्याय 17। निराशावाद का प्रलोभन। आशावाद बिक्री पिच की तरह लगता है। निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जिन कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग यह सुनना पसंद करते हैं कि दुनिया नरक में जा रही है। इतिहासकार डिर्ड्रे मैकक्लोस्की। अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधिकांश समय अधिकांश लोगों के लिए दुनिया बेहतर होती जाती है। लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। निराशावाद आशावाद से अधिक सामान्य नहीं है। यह अधिक स्मार्ट भी लगता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसे अक्सर जोखिम से बेखबर होने के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें यह परिभाषित करना चाहिए कि आशावाद क्या है। वास्तविक आशावादी यह विश्वास नहीं करते कि सब कुछ बढ़िया होगा। यह आत्मसंतोष है। आशावाद एक विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम की संभावनाएं आपके पक्ष में होंगी, भले ही रास्ते में असफलताएं आएं। यह सरल विचार कि ज्यादातर लोग सुबह उठकर परेशानी पैदा करने के लिए जागने की बजाय चीजों को थोड़ा बेहतर और अधिक उत्पादक बनाने की कोशिश करते हैं, यही आशावाद की नींव है। यह जटिल नहीं है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अधिकांश समय अधिकांश लोगों के लिए यह सबसे उचित दाव होता है। दिवंगत सांख्यिकीविद हंस रोसलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूं, मैं बहुत गंभीर संभावनावादी हूं। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक सहोदर निराशावाद पर चर्चा कर सकते हैं। आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल खत्म होने वाला है। दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो गए थे। वैश्विक वित्तीय प्रणाली दैनिक जीवन समर्थन पर थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी। जब चीजें ऐसी लगने लगीं कि वे बदतर नहीं हो सकती, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक कहानी प्रकाशित की जिसमें तर्क दिया गया कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इसमें इगोर पनारिन नाम के एक रूसी प्रोफेसर के दृष्टिकोण पर पहले पन्ने पर एक लेख छपा था, जिनके आर्थिक विचार विज्ञान कथा लेखकों के प्रतिद्वंद्वी थे। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत में या जुलाई की शुरुआत में पैनारिन का कहना है, अमेरिका 6 टुकड़ों में टूट जाएगा, अलास्का रूसी नियंत्रण में वापस आ जाएगा। कैलिफोर्निया उस केंद्र का निर्माण करेगा जिसे वह कैलिफोर्निया गणराज्य कहते हैं, और होगा चीन का हिस्सा हो या चीनी प्रभाव में हो। टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा, जो राज्यों का एक समूह है जो मैक्सिको में जाएगा या मैक्सिकन प्रभाव में आएगा। वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क अटलांटिक अमेरिका का हिस्सा होंगे, जो यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते हैं। कनाडा उत्तरी राज्यों के एक समूह पर कब्जा कर लेगा जिसे प्रोफेसर पनारिन मध्य उत्तरी अमेरिकी गणराज्य कहते हैं। उनका सुझाव है कि हवाई जापान या चीन का संरक्षित राज्य होगा और अलास्का को रूस में शामिल कर लिया जाएगा। यह किसी बैकरूम ब्लॉग या टिनफॉइल हैट न्यूज़लेटर की बकवास नहीं थी। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र के पहले पन्ने पर था। अर्थव्यवस्था को लेकर निराशावादी होना ठीक है। सर्वनाशकारी होना भी ठीक है। इतिहास उन देशों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो न केवल मंदी बल्कि विघटन का भी अनुभव कर रहे हैं। पनारिन प्रकार की कहानियों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनके ध्रुवीय विपरीत अपमानजनक आशावाद के पूर्वानुमान को शायद ही कभी विनाश के भविष्यवक्ताओं के रूप में गंभीरता से लिया जाता है। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध से आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से हार से देश तबाह हो गया था। 1946 में भीषण सर्दी के कारण अकाल पड़ा, जिससे भोजन प्रति व्यक्ति प्रति दिन 800 कैलोरी से भी कम रह गया। कल्पना कीजिए यदि किसी जापानी शिक्षाविद ने इस दौरान एक अखबार में लेख लिखा होता जिसमें कहा गया हो, सभी लोग ठान लें,
हमारे जीवनकाल के भीतर हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध की समाप्ति से पहले के आकार से लगभग 15 गुना बढ़ जाएगी। हमारी जीवन प्रत्याशा लगभग 2 गुनी हो जाएगी। हमारा शेयर बाजार ऐसा रिटर्न देगा जैसा इतिहास में किसी भी देश ने शायद ही कभी देखा हो। हम 40 वर्षों से अधिक समय तक बेरोजगारी को शीर्ष 6% तक नहीं देख पाएंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक नवाचार और कॉरपोरेट प्रबंधकीय प्रणालियों में विश्व में अग्रणी बनेंगे। जल्द ही हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ सबसे बेशकीमती अचल संपत्ति होगी। वैसे अमेरिकी हमारे सबसे करीबी सहयोगी होंगे और हमारी आर्थिक अंतर्दृष्टि की नकल करने की कोशिश करेंगे। उन्हें कमरे से बाहर हंसी में उड़ा दिया जाता और चिकित्सीय मूल्यांकन कराने के लिए कहा जाता। ध्यान रखें कि उपरोक्त विवरण वास्तव में युद्ध के बाद की पीढ़ी में जापान में क्या हुआ था। लेकिन पनारिन के विपरीत दर्पण एक तरह से बेतुका लगता है, जैसा कि कयामत का पूर्वानुमान नहीं है। आशावाद की तुलना में निराशावाद अधिक चतुर और अधिक प्रशंसनीय लगता है। किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और वे या तो आपसे किनारा कर लेंगे या संदेह भरी नजर से देखेंगे। किसी को बताएं कि वे खतरे में हैं और आप उनका पूरा ध्यान रखें। यदि कोई चतुर व्यक्ति मुझसे कहता है कि उसके पास एक स्टॉक पिक है जो अगले वर्ष में 10 गुना बढ़ने वाली है, तो मैं तुरंत उन्हें बकवास से भरा हुआ मानकर खारिज कर दूंगा। यदि बकवास से भरा कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि मेरे पास जो स्टॉक है वह ढहने वाला है क्योंकि यह एक लेखांकन धोखाधड़ी है, तो मैं अपना कैलेंडर साफ कर दूंगा और उनके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि हमारे यहाँ बड़ी मंदी आएगी और समाचार पत्र आपको बुलाएंगे। मान लें कि हम औसत वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और किसी को इसकी विशेष परवाह नहीं है। मान लें कि हम अगली महामंदी के करीब हैं और आप टीवी पर आ जाएंगे। लेकिन उल्लेख करें कि अच्छा समय आने वाला है, या बाजार में चलने की गुंजाइश है, या किसी कंपनी में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और टिप्पणीकारों और दर्शकों की समान प्रतिक्रिया यह है कि आप या तो एक सेल्समैन हैं या जोखिमों से हास्यास्पद रूप से अलग हैं। निवेश न्यूज़लेटर उद्योग इसे वर्षों से जानता है और अब ऐसे माहौल में काम करने के बावजूद विनाश के भविष्यवक्ताओं से आबाद है, जहां पिछली शताब्दी में शेयर बाजार 17,000 गुना बढ़ गया है। यह वित्त से परे सत्य है। मैट रिडले ने अपनी पुस्तक द रेशनल ऑप्टिमिस्ट में लिखा है, निराशावाद का निरंतर ढोल आमतौर पर किसी भी विजयी गीत को दबा देता है। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर हो रही है, तो आप भोले और असंवेदनशील कहलाने से बच सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि दुनिया बेहतर होती जाएगी, तो आपको शर्मनाक रूप से पागल माना जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप कहते हैं कि तबाही आसन्न है, तो आप मैकार्थर जीनियस पुरस्कार या यहां तक कि नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे अपने वयस्क जीवनकाल में निराशावाद के फैशनेबल कारण बदल गए, लेकिन निराशावाद स्थिर था। हंस रोसलिंग ने अपनी पुस्तक फैक्टफुलनेस में लिखा है, मैं जिन लोगों से पूछता हूं उनका हर समूह सोचता है कि दुनिया अधिक भयावह, अधिक हिंसक और अधिक निराशाजनक है, संक्षेप में अधिक नाटकीय है। जब आपको एहसास होता है कि मनुष्य अपने जीवनकाल में आर्थिक विकास से लेकर चिकित्सा संबंधी सफलताओं से लेकर शेयर बाजार में लाभ से लेकर सामाजिक समानता तक हर चीज में कितनी प्रगति कर सकता है, तो आप सोचेंगे कि निराशावाद की तुलना में आशावाद अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। और अभी तक निराशावाद का बौद्धिक आकर्षण सदियों से जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 के दशक में लिखा था, मैंने देखा है कि वह व्यक्ति नहीं जो दूसरों के निराश होने पर आशा करता है, बल्कि वह व्यक्ति जो दूसरों के आशा करने पर निराश होता है, उसे एक ऋषि के रूप में व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग प्रशंसा करता है। सवाल यह है कि क्यों, और इसका पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस आधार को दोहराए कि कोई भी पागल नहीं है। ऐसे वैध कारण हैं कि पैसे के साथ व्यवहार करते समय निराशावाद आकर्षक क्यों होता है। यह सिर्फ यह जानने में मदद करता है
कि वे क्या हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन्हें बहुत दूर नहीं ले जाएं। इसका एक भाग सहज और अपरिहार्य है। कनमैन का कहना है कि नुकसान के प्रति असमित घृणा एक विकासवादी ढाल है। वह लिखता है, जब सीधे तुलना की जाती है या एक दूसरे से तुलना की जाती है तो लाभ की तुलना में हानि अधिक दिखाई देती है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं या अनुभवों की शक्ति के बीच इस विषमता का एक विकासवादी इतिहास है। जो जीव अवसरों की तुलना में खतरों को अधिक जरूरी मानते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने का बेहतर मौका होता है। लेकिन कुछ अन्य चीजें वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में आसान, सामान्य और अधिक प्रेरक बनाती हैं। एक तो यह कि पैसा सर्वव्यापी है, इसलिए कोई भी बुरी घटना हर किसी को प्रभावित करती है और हर किसी का ध्यान खींचती है। मान लीजिए मौसम के बारे में यह सच नहीं है। फ्लोरिडा में आने वाले तूफान से 92% अमेरिकियों को कोई सीधा खतरा नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाली मंदी हर एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, जिसमें आप भी शामिल हैं, इसलिए ध्यान दें। यह शेयर बाजार जैसी विशिष्ट चीज के लिए जाता है। सभी अमेरिकी परिवारों में से आधे से अधिक के पास सीधे तौर पर स्टॉक है। यहां तक कि जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके बीच भी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को मीडिया में इतने जोर से प्रचारित किया जाता है कि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉकरहित घरों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर हो सकता है। शाम के समाचार में 1% बढ़ने वाले शेयरों का संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन 1% की गिरावट की सूचना बड़े अक्षरों में दी जाएगी, जो आमतौर पर रक्त लाल रंग में लिखी जाती है। विषमता से बचना कठिन है। और जबकि कुछ लोग सवाल करते हैं या यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार क्यों ऊपर गया, क्या इसे ऊपर जाना नहीं चाहिए? लगभग हमेशा यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि यह नीचे क्यों गया। क्या निवेशक आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंतित हैं? क्या फेड ने चीजें फिर से खराब कर दी? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या गिराने के लिए कोई और जूता है? गिरावट क्यों हुई, इसके बारे में वर्णन करने से उनके बारे में बात करना, चिंता करना और आप जो सोचते हैं कि आगे क्या होगा उसके इर्द गिर्द एक कहानी तैयार करना आसान हो जाता है, आमतौर पर उसी के बारे में अधिक। भले ही आपके पास स्टॉक न हो, फिर भी इस तरह की चीजें आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। 1929 की महान दुर्घटना की पूर्व संध्या पर केवल 2.5% अमेरिकियों के पास स्टॉक थे, जिसने महामंदी को जन्म दिया। लेकिन अधिकांश अमेरिकी, यदि दुनिया नहीं तो बाजार के पतन को आश्चर्य से देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह उनके अपने भाग्य के बारे में क्या संकेत देता है। यह सच था चाहे आप वकील हों या किसान या कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक राउचवे लिखते हैं, मूल्य में इस गिरावट से तुरंत केवल कुछ ही अमेरिकी प्रभावित हुए। लेकिन दूसरों ने बाजार को इतनी बारीकी से देखा और इसे अपने भाग्य का सूचकांक माना कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। 2 विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे आपकी उनमें रुचि हो या नहीं, पैसा और स्वास्थ्य। जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, वहीं धन संबंधी समस्याएं अधिक व्यवस्थित होती हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, यह समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं और कुछ अन्य विषयों की तरह ध्यान आकर्षित करते हैं। दूसरी बात यह है कि निराशावादी अक्सर इस बात का ध्यान रखे बिना कि बाजार कैसे अनुकूल होता है, वर्तमान रुझानों का अनुमान लगाते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होगी। दुनिया इस समय प्रतिदिन 85 मिलियन बैरल का उत्पादन कर रही है और शायद कभी भी इससे अधिक उत्पादन नहीं हो सकेगा। वहां दुनिया के तेल भंडार जाते हैं। वह सही है।
उस परिदृश्य में दुनिया से तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बाजार इस तरह काम नहीं करते। अर्थशास्त्र में एक लौह नियम है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद ही लंबे समय तक उसी तरह बनी रहती हैं, क्योंकि आपूर्ति और मांग कठिन से अनुमानित तरीकों से अनुकूल होती है। विचार करें कि ब्राउन की भविष्यवाणी के तुरंत बाद तेल का क्या हुआ। बढ़ती वैश्विक मांग के कारण 2008 में तेल की कीमतें बढ़ी। इसका अधिकांश हिस्सा संभावित उत्पादन के लिए चीन से आया। 2001 में एक बैरल तेल $20 और 2008 तक $138 में बिका। नई कीमत का मतलब है कि तेल की खुदाई करना जमीन से सोना निकालने जैसा है। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन में नाटकीय बदलाव आया। मुश्किल से मिलने वाली तेल की आपूर्ति जो $20 प्रति बैरल पर लड़ने लायक नहीं थी, ड्रिलिंग की लागत उस कीमत की भरपाई नहीं करती थी जिस पर आप इसे बेच सकते थे, अब जीवन भर का बोनस बन गया है कि आप एक बैरल $138 में बेच सकते हैं। इससे नई फ्रैकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग प्रौद्योगिकियों में वृद्धि हुई। पूरे मानव इतिहास के दौरान पृथ्वी पर लगभग समान मात्रा में तेल भंडार रहा है। और हम कुछ समय से जानते हैं कि तेल के बड़े भंडार कहाँ हैं। हमारे पास मौजूद प्रौद्योगिकी में जो बदलाव आया है, वह हमें आर्थिक रूप से सामान को जमीन से बाहर खींचने की सुविधा देता है। तेल इतिहासकार डैनियल येर्गिन लिखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 86% तेल भंडार खोज के समय अनुमानित अनुमानों का परिणाम नहीं है, बल्कि संशोधनों का परिणाम है, जो तब आते हैं जब हमारी तकनीक में सुधार होता है। 2008 में जब फ्रैकिंग शुरू हुई तो यही हुआ। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल उत्पादन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2019 तक 13 मिलियन हो गया। विश्व तेल उत्पादन अब प्रति दिन 100 मिलियन बैरल से अधिक है, लगभग 20% अधिक। ब्राउन ने मान लिया कि यह उच्च चिन्ह था। 2008 में तेल के रुझान का अनुमान लगाने वाले निराशावादी को निश्चित रूप से चीजें खराब लग रही थी। एक यथार्थवादी के लिए जो यह समझता था कि आवश्यकता ही सभी आविष्कारों की जननी है, उसके लिए यह बहुत कम डरावना था। यह मान लेना कि कोई बदसूरत चीज बदसूरत ही रहेगी, पूर्वानुमान लगाना आसान है। और यह प्रेरक है, क्योंकि इसमें दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं सही हो जाती हैं और लोग अनुकूलन कर लेते हैं। धमकियां समान परिमाण में समाधानों को प्रोत्साहित करती हैं। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है, जिसे सीधी रेखाओं में पूर्वानुमान लगाने वाले निराशावादियों द्वारा आसानी से भुला दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि प्रगति इतनी धीमी गति से होती है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, लेकिन असफलताएं इतनी जल्दी घटित होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रात भर में बहुत सारी त्रासदियां होती हैं। रातों रात चमत्कार कम ही होते हैं। 5 जनवरी 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने लंबे समय से चले आ रहे सपने को पीछे धकेल दिया कि मनुष्य एक दिन पक्षी की तरह उड़ सकता है। अखबार ने लिखा, हवाई जहाज असंभव प्रतीत होते हैं। आवश्यक ईंधन और इंजीनियर के साथ एक उड़ान मशीन का न्यूनतम संभव वजन 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता है। लेकिन वजन की एक कम सीमा होती है, निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं, जिसके पार एक जानवर के लिए यह असंभव है उड़ान भरने के लिए। प्रकृति इस सीमा तक पहुंच गई है और अपने भरसक प्रयास के बावजूद भी इसे पार करने में विफल रही है। 6 महीने बाद ऑरविल राइट ने अपने भाई विल्बर को प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए अपने पिछवाड़े के शेड में काम करने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। यह भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था। यह उनका आखिरी नहीं होगा। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो, तो हवाई जहाज नंबर 1 नहीं तो कम से कम शीर्ष 5 में होगा। हवाई जहाज ने सब कुछ बदल दिया। इसने विश्व युद्धों की शुरुआत की, इसने विश्व युद्धों का अंत किया। इसने शहरों और ग्रामीण समुदायों के बीच दूरियों को पाटते हुए दुनिया को जोड़ा, महासागर और देश।
लेकिन राइट ब्रदर्स की पहला विमान बनाने की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उड़ान पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी को भी ध्यान नहीं आया, किसी को कोई परवाह नहीं थी। अमेरिकी इतिहास पर अपनी 1952 की पुस्तक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा, राइट्स क्या कर रहे थे यह जनता को समझने में कई साल लग गए। लोग इतने आश्वस्त थे कि उड़ना असंभव था, इसलिए जिन लोगों ने उन्हें 1905 में डेटन के आसपास उड़ते हुए देखा था, उनमें से अधिकांश ने फैसला किया कि उन्होंने जो देखा था वह बिना किसी महत्व के कोई चाल होगी, कुछ हद तक जैसा कि आज अधिकांश लोग टेलीपैथी का प्रदर्शन मानते हैं। मई 1908 तक राइट की पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने के लिए भेजा गया था कि वे क्या कर रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहित प्रेषण को पूरा श्रेय दिया और दुनिया आखिरकार जाग गई इस तथ्य तक कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी थी। लोगों द्वारा विमान के आश्चर्य को समझने के बाद भी उन्होंने वर्षों तक इसे कम आंका। पहले इसे मुख्यतः एक सैन्य हथियार के रूप में देखा जाता था, फिर एक अमीर आदमी का खिलौना, तब शायद कुछ लोगों को लाने ले जाने का काम करता था। वाशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा था, वाणिज्यिक हवाई मालवाहक जहाज जैसी कोई चीज कभी नहीं होगी। माल ढुलाई अपने धीमे वजन को रोगी पृथ्वी पर खींचती रहेगी। पहला मालवाहक विमान 5 महीने बाद उड़ान भरा। अब हवाई जहाज के बारे में आशावादी बनने की उस धीमी, वर्षों पुरानी जागृति की तुलना इस बात से करें कि लोग कॉरपोरेट दिवालियापन जैसे निराशावाद के चालकों पर कितनी जल्दी ध्यान देते हैं। या कोई बड़ा युद्ध, या कोई विमान दुर्घटना। राइट के विमान का पहला उल्लेख 1908 में हुआ जब थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना लेफ्टिनेंट एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान मारा गया था। विकास चक्रवृद्धि द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश विफलता के एकल बिंदुओं से प्रेरित होता है, जो सेकंडों में हो सकता है, और आत्मविश्वास की हानि, जो एक पल में हो सकती है। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कहानी बनाना आसान है, क्योंकि कहानी के हिस्से ताज़ा और ताज़ा होते हैं। आशावादी आख्यानों के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे खंड को देखने की आवश्यकता होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं और एक साथ जोड़ने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चिकित्सा की प्रगति पर विचार करें। पिछले वर्ष पर नजर डालने से आपको थोड़ा लाभ होगा। कोई भी एक दशक ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नजर डालें तो कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार 1965 के बाद से हृदय रोग से प्रति व्यक्ति आयुष्मायोजित मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई है। हृदय रोग से होने वाली मृत्यु में 70% की गिरावट प्रति वर्ष लगभग 500,000 अमेरिकी जीवन बचाने के लिए पर्याप्त है। अटलांटा की हर साल बचाई गई जनसंख्या का चित्र बनाएं। लेकिन चूंकि यह प्रगति इतनी धीमी गति से हुई, इसलिए यह आतंकवाद, विमान दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं जैसे त्वरित, अचानक नुकसान की तुलना में कम ध्यान आकर्षित करती है। हम कैटरीना तूफान को सप्ताह में 5 बार, हर सप्ताह देख सकते हैं। कल्पना करें कि इस पर कितना ध्यान दिया जाएगा, और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में गिरावट से बचाए गए वार्षिक जीवन की संख्या की भरपाई नहीं करेगा। यही बात व्यवसाय पर भी लागू होती है, जहां यह महसूस करने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विफलताएं रातों रात हो सकती हैं। और शेयर बाजारों में, जहां 6 महीनों में होने वाली 40% की गिरावट कांग्रेस की जांच का विषय बनेगी, लेकिन 6 वर्षों में होने वाली 140% की बढ़त पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। और करियर में, जहां प्रतिष्ठा बनाने में जीवन भर लग जाता है और नष्ट होने में एक ईमेल। निराशावाद का अल्पकालिक दंश प्रबल होता है, जबकि आशावाद का शक्तिशाली खिंचाव किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह इस पुस्तक में पहले बताए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता की कीमत, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि की पहचान करनी चाहिए और इसका भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार लिया, जिनकी लाइलाज मोटोन्यूरॉन बीमारी ने उन्हें 21 साल की उम्र में लकवा मार दिया था और बात करने में असमर्थ कर दिया था। अपने कंप्यूटर के माध्यम से हॉकिंग ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वह आम लोगों को किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने प्रसन्न रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं 21 साल का था तो मेरी उम्मीदें शून्य हो गई थी। तब से हर चीज बोनस रही है। चीजों के बढ़िया होने की उम्मीद करने का मतलब सबसे अच्छी स्थिति है जो सपाट लगती है। निराशावाद अपेक्षाओं को कम कर देता है, संभावित परिणामों और उन परिणामों के बीच अंतर को कम कर देता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद इसीलिए यह इतना आकर्षक है। चीजों के खराब होने की उम्मीद करना, जब वे खराब हों तो सुखद आश्चर्य करने का सबसे अच्छा तरीका है। विडंबना यह है कि इसके बारे में आशावादी होना चाहिए। अब कहानियों के बारे में एक छोटी सी कहानी।